नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित पेट 2025 के लिए देखते हैं इस लेक्चर को, जो कि देखिए समसामयिक घटना चक्र की ये प्रस्तुति है। और यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित पेट 2025 के लिए यह महत्वपूर्ण नोट्स है समसामयिक घटना चक्र की। यानी पेट का मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार संयोजित 70 यूपीटीपीएससी अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र इसमें शामिल हैं। और इसमें टॉपिक देख सकते हैं। इसमें यह सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान प्रारंभिक अंगणित है, तर्क एवं तर्क शक्ति है, ग्राफ एवं तालिका, समान हिंदी और समान अंग्रेजी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें देखें तो यह है आपका यहाँ पेपर देख सकते हैं। ये पेपर जो पूरे में पूछे जा चुके हैं, जैसे देखें यूपीटीपीएससी पेट 2023 परीक्षा तिथि 28-29 अक्टूबर 2023 के जो हल प्रश्न पत्र इसमें शामिल है व्याख्या सहित। इसके अलावा सारे जो एग्जाम के हल प्रश्न पत्र इसमें व्याख्या सहित शामिल किए गए हैं। तो इसका अनुक्रमणिका देख लेते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो है अनुक्रमणिका देखें तो इसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं इस टॉपिक संबंधित। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। तो इसमें पेट संबंधी लेक्चर भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। एलटी ग्रेड, जीआईसी, अपर पीटी एग्जाम, आरओ मेंस इत्यादि सभी के लिए जो है प्लेलिस्ट में जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड हैं। तो आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं अपने एग्जाम के हिसाब से। तो आज का लेक्चर देखते हैं जो पेट पर आधारित है। उसमें चौथी टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी इंडियन इकोनॉमी। इसको इस लेक्चर में देखते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था जो होगा 1947 से 1951 तक योजना आयोग था, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों के राष्ट्रीयकरण था, सुधार। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था। उसके बाद की अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, अर्थव्यवस्था विविध, यह टॉपिक इसमें कवर की जाएंगे। यानी इस चैनल पर जो बनाकर अपलोड किया गया उसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता वाली टॉपिक पर, क्योंकि पेट में देखें तो पेट से यहीं से इस टॉपिक शुरुआत होती है, सिंधु घाटी सभ्यता। और इस पर आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख सकते हैं इस चैनल पर जाकर के। और यह लेक्चर देखें तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अंतर्गत देखें तो अपर पीटी एग्जाम 2025, आरओ मेंस एग्जाम 2023, जिसके मेंस में 120 प्रश्न ऑब्जेक्टिव जीएस होंगे, उसमें भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जीआईसी शिक्षक भर्ती में यानी एलटी ग्रेड में 30 प्रश्न जीएस होंगे, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और जीआईसी में 40 प्रश्न जीएस होंगे, उसके लिए महत्वपूर्ण है। एसपीएससी में देखें तो यह 71 बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा की परीक्षाओं के लिए, एसएससी परीक्षाओं के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो हमने पूरे लेक्चर में देख लिया। इसमें बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जी, जीवन एवं शिक्षा, ये सारी जानकारी देख चुके हैं। चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के देखते हैं। इसके अंतर्गत टॉपिक देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक, इसको देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो पहली टॉपिक इसमें यह है कि योजना आयोक्ता पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोक्ता पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो इसमें प्रश्न पूछे गए पीवाई के ग्रुप में, इसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखें तो पहला यह है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर डी है, यानी तेज, सतत, अधिक सम्मिलित विकास जो है यह 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई, क्योंकि इसके बाद जो है योजना आयोग को बंद कर दिया गया। तो यह जो है डी इसका आंसर है, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। ये देख सकते हैं यूपीटीपीएससी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, यानी मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के प्रमुख कोर संकेतक लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला था जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 8%, कृषि में वृद्धि दर 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर, प्रत्येक राज्य को भी औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि 11वीं योजना की तुलना में प्राप्त करनी होगी। यानी यह इसके कोर या प्रमुख संकेतक लक्ष्य यह थे। इसको अन्य नोट्स के माध्यम से थोड़ा सा इसको विस्तार कर लेते हैं। तो भारत में देखें आर्थिक नियोजन, तो इसमें मेन पॉइंट को हम देखते हैं। जिसमें योजना आयोग जो था, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई। विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ ने 1928 में पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया। पंचवर्षीय मतलब 5 ईयर प्लान। वर्तमान में योजना 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया है। नियोजन विशिष्ट तथ्य इसमें जानकारी दिया गया है, यानी भारत की आज़ादी से पूर्व की जानकारी। इसके बाद नीति आयोग देखें तो 65 वर्ष पुराने योजना आयोग का नया रूप तथा नाम देते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको याद रखें। ये नीति जो आयोग उसका फुल फॉर्म है। आयोग के गठन घोषणा 1 जनवरी 2015 की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उद्देश्य में यह देख सकते हैं, जानकारी ग्रुप में महत्वपूर्ण है। इसमें नीति आयोग योजना आयोग में अंतर क्या है, अंतर यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी देख सकते हैं 6 अगस्त 1952 को स्थापित किया गया था। कैबिनेट के प्रस्ताव 6 अगस्त 1952 को किया गया था एनडीसी का गठन। इसमें पंचवर्षीय योजनाओं को देख सकते हैं, जिस पर हमने पीवाईक्यू देख रहे हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना देख सकते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी सारे पंचवर्षीय योजनाएं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद इंडिया विजन 2020 से
इसका देखें एक जगह समरी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं एक अवलोकन, योजना की अवधि, लक्षित वृद्धि दर, औसत वृद्धि दर, मॉडल और केंद्र बिंदु रहा है। एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक नज़र इसमें देख लें। ये सारे 12वीं पंचवर्षीय योजना देखें, इसी प्रश्न था। 12वीं पंचवर्षीय योजना समय यह है और इसका लक्षित विकास टैक्स यह था और प्राप्त जो हुआ 7.1 का, यानी इसमें वृद्धि दर 7.1 लगभग, और इसका उद्देश्य त्वरित, सतत और अधिक समय से विकास, यही जो है प्रश्न पूछा गया था इसके केंद्र बिंदु के अंतर्गत। तो इसको आप देख लें क्योंकि इसी पर सारे प्रश्न आधारित होंगे। आने वाले पहले प्रश्न को हमने देखा है, आने वाले जो प्रश्न 4, 5, 10 जो भी होंगे इन्हीं टॉपिकों पर आधारित होंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसका पीवाईक्यू में यह है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसका आंसर देखें तो बी है 2007 से 2012, क्योंकि 12 से आगे हमने देखा था कि 12 से 17 तक जो था, 12 से 17 तक 12वीं है, तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक की थी। इस योजना में सर्वाधिक जोर अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी वृद्धि पर दिया गया था। योजना आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। तो ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखिए जाए तो यह देख सकते हैं जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। चलिए आगे देखते हैं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल यानी बिलो टू पॉवर्टी लाइन, बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था। तो इसका आंसर देखें, एक का पूछा कि इसको आप नोट पॉइंट रखें, ये 20,000 रुपये है कि वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है, यानी बीपीएल वो होगा जिसकी वार्षिक आय जो होगी 20,000 रुपये से नीचे होगा। यह 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो यह है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 में ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल, याद रखना है रूरल एरिया के लिए बीपीएल, बिलो टू पॉवर्टी लाइन के लिए निश्चित की वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर 20,000 रुपये, जबकि उसके पास 2 एकड़ से कम भूमि हो, यानी सीमांत किसान हो, उसके पास टीवी रेफ्रिजरेटर न हो। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 6,50,000, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना में 6,50,000 बीपीएल परिवार थे। वर्ष 2002 में प्राप्त सर्वेक्षण में 3,87,000 परिवारों की पहचान की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना का कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान में इसी के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। पीवाईक्यू में यह कब पूछा गया, इसको आप ध्यान दें। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता के स्थान पर केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना, और वह बहुत सफल रहा। तो इसका डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना, और इस उद्देश्य में यह योजना सफल रही है। अगले प्रश्न देखें तो 5 नंबर प्रश्न यह बनता है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के उपरांत भारत में रोलिंग प्लान 1978-80 लागू किया गया। इस प्लान को मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार लागू किया था। ज्ञातव्य हो कि जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त करके रोलिंग प्लान लागू किया था। 6वें प्रश्न को इसमें देखते हैं। 6वां प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनसीडी को हमने देख लिया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी। ज्ञातव्य कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। 7वें प्रश्न देखें, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो सी तीसरी है, यानी भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। तो तीसरी है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है और इसका संस्करण एडिशन भी तीसरी, ये नोटेड पॉइंट है। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना के अन्य क्षेत्रों के साथ ही देश के रक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 8वां देखें तो किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। तो इसका डी है, नीति आयोग है। आप देख सकते हैं कब पूछा गया, इसका एक्सप्लेनेशन देखें। तो 27 जून 2022 को नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के बारे में व्यापक दृष्टिकोण एवं सिफारिशें प्रस्तुत करता है। अगले प्रश्न में देखें तो यह योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो ये है श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया थे, और अध्यक्ष तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वहीं अध्यक्ष होता है। तो उपाध्यक्ष श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है सुमन बेरी जी हैं। अगला देखें तो स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो ये है 4थी पंचवर्षीय योजना। एक्सप्लेनेशन देखें इसका। स्थिरता के साथ विकास यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 4थी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का उद्देश्य था। इसके बाद हरित क्रांति आता है, यानी इतना जो है योजना आयोग पर आधारित था। हरित क्रांति पर टॉपिक पर भी देख लेते हैं जल्दी से।
तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत देखें तो हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? तो डी 1967 से 1990 तक चला था। कब पूछा गया, आप इसको ध्यान दें। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 में हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967-68 से 1979-80 तक एवं विकसित हरित क्रांति 1980 से 1981 से 1989 से 1990 तक चली थी। अतः विकल्प डी अभिष्ट उत्तर है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, याद रखें, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जिनका देखें तो 2023 में निधन हो गया था और इनको 5 लोगों के साथ जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत, जिन्होंने भारत में उत्पादक बीजों गेहूं का विकास किया। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, जो कि मैक्सिको के थे। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का हुआ पहले चरण, दूसरे चरण में चावल के उत्पादन पर ध्यान दिया गया था। हरित क्रांति 2.0 की भी चर्चा वर्तमान में चल रही है, ताकि प्रश्न संबंधित नहीं, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऊपर ही में देख लिया, यानी एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तीसरा, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत के आरंभ स्थल के रूप में चुना जाता है? तो ए हुआ पंजाब। देखिए विकल्प, पंजाब राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत के आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। हरित क्रांति का संबंध भारत में खाद्यान्न उत्पादन से वृद्धि से था। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसका बी है, ये सभी, यानी ये नीचे होना चाहिए सभी, यानी रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी यानी कीटनाशी, सिंचाई, उपज, उच्च उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग, यानी ये सभी सही हैं हरित क्रांति के अंतर्गत। इसमें देखें तो रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न वृद्धि करना था। इसके प्रथम चरण में गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। तीसरी टॉपिक देखें तो दुग्ध विकास एंड ऑपरेशन फ्लड देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है भी है। तो इसमें देखिए 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो बी, यानी अपना देश भारत ही था, आज भी है। प्रश्नकाल तथा FAO द्वारा जारी अध्ययन आंकड़ों के अनुसार भी विकल्प बी ही सही है। FAO के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष उत्पादक देशों का क्रम देखें, पहले स्थान पर अपना देश भारत है, फिर USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फिर पाकिस्तान है, याद रखें पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर चीन और 5वें स्थान पर ब्राजील है। दूसरा प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को जाना जाता है। इनके बारे में देखें, एक्सप्लेनेशन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, याद रखें कि यह कौन जनक है और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तीसरे प्रश्न PYQ में देखें तो भारत की दुग्ध क्रांति के चरण यानी फर्स्ट चरण 1980 से 1990 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किल्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर देखें, ये है यूरोपीय संघ। तब यह EEC था, आज यूरोपीय संघ है। और यूरोपीय संघ में देखें तो वर्तमान में जो यूरोपीय संघ में सदस्यों की संख्या है वो 27 है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। तो यह भारत के दूध क्रांति के प्रथम चरण, इसका प्रथम चरण 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यूरोपीय संघ तब EEC द्वारा उपहार में दिए गए स्किल्ड दूध पाउडर और मक्खन बेट यानी बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चौथा है, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। इनके में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? याद रखना है, हिस्सा नहीं था, शेष में रहेंगे। तो इसमें बी है, यानी बेंगलुरु इसका हिस्सा नहीं था पहले चरण में। एक्सप्लेनेशन देखें तो अपने पहले चरण के दौरान, यानी पहला चरण कब शुरू हुआ था? 1970 से 1980 हम देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेट 1970 से 1980 है। इस दौरान जो शहर शामिल किए गए थे उसमें देखें तो अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों को शामिल किया था। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दूसरा मुंबई भारत की कमर्शियल राजधानी यानी कैपिटल जो कमर्शियल कैपिटल मुंबई, कोलकाता और चेन्नई यानी 4 जो महानगर हैं महत्वपूर्ण, चेन्नई उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। प्रश्नार्थ का विकल्प में बेंगलुरु शामिल नहीं है। बेंगलुरु देखें तो यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जो कि सिलिकॉन वैली के नाम से भारत में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो आप इसको नोट पॉइंट। इसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार आता है। बिटकॉइन क्या है, ये कब पूछा गया, याद रखें। इसमें देख सकते हैं कब पूछा गया है। बिटकॉइन क्या डिजिटल मुद्रा का एक रूप बिटकॉइन है। एक्सप्लेनेशन देखें तो बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा एक किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता। याद रखें, ये किसी केंद्रीय बैंक, विश्व में किसी केंद्रीय बैंक जो होता है संचालित नहीं करता। एक ऐसी मुद्रा है जिसे न तो देखा जा सकता और नहीं स्पर्श किया जा सकता, क्योंकि डिजिटल रूप में है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? इसमें सी है, यानी अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना अवमूल्यन कहलाता है। यानी अपनी मुद्रा का मान जो है अन्य देशों की मुद्रा के मान में कम करना अवमूल्यन होता है, यानी मुद्रा का मूल्य घटाना है। अवमूल्यन का अर्थ जो है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। ऐसी स्थिति तब प्रयोग में लाई जाती है जब देश में भुगतान असंतुलन की स्थिति हो। मुद्रा के अवमूल्यन से
मुद्रा के अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाले देश के आयात महंगे तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं और देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है। इसका मतलब जो देश अवमूल्यन की नीति को अपनाता है वो अन्य देशों से आयात नहीं कर पाएगा, मतलब आयात करना चाहेगा तो महंगा हो जाएगा, निर्यात करेगा तो अन्य देशों को सस्ता पड़ेगा, यानी जो है अन्य देश ज़्यादा खरीदेंगे। इससे भुगतान स्थिति में संतुलन था, जो देश की मुद्रा वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर की मुद्रा जो है ज़्यादा मात्रा में अपने देश में यानी उस देश में आएगी जिसने अवमूल्यन किया है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में कितनों विचार कीजिए। पहला अमाउंट दिया है, जनता के पास उपलब्ध मुद्रा, जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में प्लस जो बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अन्य जमा को इंगित करता है। M4 देखें तो ये बराबर है M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देख सकते हैं यही सही है। ए का मतलब ये हुआ केवल एक सही है, केवल एक का मतलब अमाउंट इसमें सही है कि जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई में अन्य जमा को इंगित करना जो है ये भारत मुद्रा प्रणाली के मापन के जो इस संदर्भ में सत्य है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। आरबीआई द्वारा नियुक्त दूसरे कार्यकारी समूह द्वारा वर्ष 1977 में प्रदत्त रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में 4 समुच्चय स्वीकार किए गए हैं। पहला देखें 4 समुच्चय में ये अमाउंट है, जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा आरबीआई के पास अन्य जमा। M2 अमाउंट प्लस पोस्ट ऑफिस बचत जमा। M3 अमाउंट प्लस जनता की बैंकों के पास सावधिक जमा है। M4 जो है जो ये गलत दिया था, M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर, यानी ये इसमें अपवाद स्वरूप रहा। यानी देख सकते हैं इसमें क्या था, M3 डाकघर की जमा को इंगित करता है और इसमें जो है यह पॉइंट नहीं जोड़ा था, इस पॉइंट को जोड़ देता था विषय जाता राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर। अमाउंट को संकीर्ण मुद्रा नैरो मनी था। M3 को बृहत मुद्रा या व्यापक मुद्रा ब्रॉड मनी कहा जाता है। रेड्डी कमेटी वर्ष 1998 की संशोधन के पश्चात मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में M0, M1, M2 था M3 मौद्रिक समुच्चय को यानी सेट को स्वीकार किया गया। M0 चलन में मुद्रा प्लस बैंकों का आरबीआई के पास जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा। M1 जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई के अन्य जमा। M2 बराबर यानी M2 इक्वल M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत। M3 M1 प्लस जनता के बैंकों के पास सावधिक जमाएं शामिल हैं। 4 नंबर प्रश्न देखें, PYQ में स्टॉपिक पर किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो इसका भी हुआ नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने से निजी निवेश में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है, FDI जो है वो बढ़ती है। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति की वृद्धि के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, जबकि व्यक्तिगत कर शेयरों की कीमत ब्याज दर की वृद्धि होने से निजी निवेश में कमी होती है। यानी याद रखें कि ये व्यक्तिगत कर हो या फिर शेयरों की कीमत हो या फिर ब्याज दर हो, इसकी वृद्धि होने से निजी निवेश कम होगा, लेकिन नई पूंजी अनुमानित प्राप्ति से क्या होगा, निजी निवेश बढ़ेगा। 5वां पूंजी खाता में परिवर्तनशीलता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखें, यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। ये भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। तीसरा, ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो इसका सही आंसर डी रहा, यानी ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यानी पूंजी खाता में परिवर्तनशीलता के संदर्भ में इस तीनों ही कथन सही हैं, यानी इसका डी रहा। 1, 2, 3 सारे सही हैं। अगले प्रश्नों को यानी इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया, एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका देखें तो यह है कि पूंजी खाता परिवर्तनशीलता भारत में विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संदर्भ में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। 6वां प्रश्न को इसमें देखें तो बैंक दर का क्या अर्थ है, यानी बैंक दर का अर्थ इसमें पूछा है। यह देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज जो है आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। बैंक दर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। ऐसे ही इसमें जो होता है आपका रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR, SLR इत्यादि होते हैं। तो यहाँ बैंक दर के बारे में पूछा है, आगे इसमें जो जानकारी होगी उसमें ऐड कर ली जाएगी। 7वें प्रश्न को देखें तो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता उसे कहा जाता है, यानी C इसमें रेपो दर है। यानी रेपो दर पर क्या होता है, यानी RBI वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है, पैसा उधार देता है। कि रिवर्स रेपो रहेगा तो RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों से उधार पैसा लेता है। यहाँ तो देता है तो रेपो दर होगा, और जब RBI खुद उधार लेगा वाणिज्यिक बैंक से तो रिवर्स रेपो यानी उसका उल्टा हो जाएगा। तो रेपो दर यानी रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले भारत में वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों को पैसा उधार देता है। अगला आपका यहीं आ गया
CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है, यह स्थिति कौन सी उत्पन्न होती है? तो 20 का आंसर सही। अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी होती है। CRR का मतलब ये हुआ कि बैंकों को जो है, यानी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फिर इसकी बात करते हैं। जब नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो इससे धन की आपूर्ति कम हो जाती है, गृह कर, कार ऋण आदि पर ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। यानी कैश रिजर्व रेशियो का मतलब जो होता है, एक पूंजी जो है वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जो होता है नगद आरक्षित अनुपात के रूप में जमा करना होता है, SLR के रूप में अपने पास जमा करना होता है, खुद अपने पास रखते हैं, और जबकि CRR के रूप में RBI के पास जमा करना होता है। इससे जमा करने से तरलता जो होती है वो घट जाती है और एक प्रभाव पड़ता है आपका जो बीवल अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी हो जाती है। 9वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में एक नहीं है? सॉरी, इसमें जो बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे उसमें से एक इसमें विकल्प में नहीं है, तो उसका डी है, वर्धित SLR यानी SLR जो है यह इसमें शामिल नहीं है, जबकि ये 3 हैं शामिल। इसमें कौन 3 शामिल हैं? घटी हुई CRR और SLR ब्याज दर का विनिमय, नई पीढ़ी बैंक के शामिल है, जबकि वर्धित SLR इसमें शामिल नहीं है महत्वपूर्ण सुधारों में। इसका देखें तो वर्धित SLR भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया जाता, अन्य सभी विकल्प बैंकिंग सुधारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके बाद 10वें नंबर प्रश्न देखें तो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान यानी NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी? इसका आंसर बी रहा। बी का मतलब RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी, यानी राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में की गई थी। RBI यानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो RBI द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। तो है क्या NIBM? एक जो यानी ये RBI तो भारत सरकार के परामर्श से इसका स्थापना किया 1969 में, लेकिन ये है क्या? बैंक प्रबंधन में अनुसंधान कार्य करता, प्रशिक्षण करता, शिक्षा और परामर्श के लिए स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ देख सकते हैं यह है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन NIBM की स्थापना 1969 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखें तो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो इसका बी है, यानी RBI है, यह भारत में मौद्रिक नीति बनाती है। इसके अंतर्गत देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI भारत में मौद्रिक नीति बनाती है। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। यानी मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। करता कौन? RBI करता है। 12 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? तो बी इसमें है, चालू अनुपात जो इसमें द्रव्यता अनुपात है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात है, जैसे सावधिक तरलता अनुपात SLR जो है यह द्रव्यता अनुपात के अंतर्गत है और यह चालू अनुपात है। 13 नंबर प्रश्न देखें, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो 20 का है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। यानी भारत में कृषि और संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं उसके संदर्भ में सबसे अधिक उधार कौन प्रदान करता है? तो वाणिज्यिक बैंक देते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका देखें तो यह है कि भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्यिक बैंक सबसे अधिक उधार प्रदान करता है। सितंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में इन बैंकों का योगदान में कितने? वाणिज्यिक बैंक 79.41% यानी जो है लगभग 79.5% या लगभग 80% जो ऋण देते हैं कृषि और संबंधित कार्यकलापों के लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 11.1% के साथ दूसरे स्थान पर, सहकारी बैंक तीसरे स्थान पर 9.49%, लगभग 10% के आसपास सहकारी बैंक ऋण देते हैं। 14 नंबर देखें, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? इसमें डी है, यानी विजया बैंक का नहीं किया गया, इसमें देना बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें देख लेते हैं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें विजया बैंक का नाम नहीं था, जबकि देना बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को शामिल किया गया था। अगले प्रश्न देखें, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये देख सकते हैं कब पूछा गया, इसमें डी 1969 में किया गया था। इंदिरा गांधी के जो प्रधानमंत्री यानी उस दौरान जो है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उस दौरान जो है बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें देखें तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे चरण के राष्ट्रीयकरण 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके पूर्व 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बनाए। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक सहित कुल 12 सार्वजनिक बैंक हैं। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, इसको आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखें तो 16 नंबर है, 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो बी है 14। हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया ऊपर ही। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में
कितने बैंक शामिल किए गए थे? तो 6 बैंक शामिल थे, यानी 14 था, बाद में 6 तो कुल 20 हुए थे, वर्तमान में 12 हैं, क्योंकि ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखा था यहाँ पर कि 10 सार्वजनिक बैंकों का विलय करके 4 बड़े सार्वजनिक बैंक बनाए गए थे। तो वर्तमान में जो आपका है वह 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये 18 नंबर होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो इसका आंसर यही है, बैंकिंग कंपनियां उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के तहत। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश द्वारा किया गया था। राष्ट्रीयकरण और उसकी शर्तों को अधिनियमित करने के लिए बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 पारित किया गया था। 19 नंबर देखें तो यह है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? सी है ICICI बैंक है। ICICI देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है वर्तमान में। तो यह यानी देखें तो यही जो है सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। भारत में वर्ष 1998 में ICICI बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। कब? 1998 में। भारत में ATM का सर्वप्रथम संचालन वर्ष 1987 मुंबई में HSBC बैंक द्वारा किया गया था। 20 नंबर प्रश्न देखें तो भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो डी है, फेडरल बैंक ऑफ लिमिटेड जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है बल्कि निजी क्षेत्र का बैंक है। जबकि इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया वर्तमान में। तो ये जो है यानी इसमें देख सकते हैं फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। इसका मुख्यालय अलुआ केरल में है। इसे 23 अप्रैल 1931 को ट्रावनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड को निर्मित किया गया था। 21 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वर्तमान में देखा 14 में सबसे बड़ा बैंक कौन सा? SBI है। शाखा बाजार पूंजीकरण तक कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। अगला प्रश्न 22 नंबर देखें तो यह द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? तो डी है, भारतीय स्टेट बैंक दिया गया था। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI दिया गया नाम इसका। भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 किया गया था आज़ादी के बाद। जनवरी 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर द इंपीरियल बैंक बनाया गया था। यानी 1921 में जो है इंपीरियल बैंक बनाया गया था। इंपीरियल बैंक का जो है पुनः राष्ट्रीयकरण करके जो है इसको 1 जुलाई 1955 से SBI इसका नामकरण कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो ये बनता है 23 नंबर प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो 20 में सिडबी जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है। इसमें ये देख सकते हैं HSBC ICICI बैंक का भारतीय स्टेट बैंक वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में शामिल है। जबकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है। लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 की गई थी। यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के वित्त पोषण विकास कार्यक्रम वित्तीय संस्थान है, जिसकी मुख्यालय देखें तो वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। सिडबी की स्थापना अक्सर पूछा जाता है और कहाँ पर इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, हेडक्वार्टर के रूप में। 24 नंबर, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे कहा जाता है डी स्वावलंबन दल कहा जाता है। इसका देखें एक्सप्लेनेशन, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई से स्वशक्ति, स्वयं सिद्धा तथा स्वावलंबन दल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर देखें तो यह है, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो बी है, MIBOR में परिवर्तन का निर्देश दिया। कौन दिया है? RBI ने दिया। एक्सप्लेनेशन इसका समझते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बैंकों को अन्य संस्थाओं को MIBOR दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है। MIBOR का मतलब है मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट। इसको आप अक्सर पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट, इसका नाम MIBOR है। 26 नंबर देख सकते हैं आप निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? तो बी नाबार्ड। यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका पूरा रूप है। भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है। नाबार्ड का उद्देश्य एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण कर। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 की, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। 1981 के अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, हिंदी में इसको यह कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के निर्माण को मंजूरी दी थी। तो 20 का आंसर है अधिनियम 61 के द्वारा, क्योंकि 20 का आंसर है अधिनियम 61। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1981 को लागू करने के लिए 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति, ये समिति भी याद रखें, शिवरामन समिति संसद के अधिनियम 61 1981 द्वारा की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का पूरा नाम देखें राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है।
28 नंबर, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो इसको हमने ऊपर ही देख लिया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है। प्रश्न का व्याख्या हमने कर लिया। इसके बाद देखें 29 नंबर, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो 30 नंबर है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था क्या है? तो ये नाबार्ड ही है। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाले एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक की स्थापना हुआ था तो 20 का 1982 में ही। एग्जिम बैंक की स्थापना भारत में निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 जो सितंबर 1981 में पास हुआ था के तहत 1982 में हुई थी, ताकि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके। यह एक वैधानिक निगम है, याद रखें, ये एक वैधानिक लीगल निगम है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है ये है, यानी सिक्किम में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सिक्किम छोड़कर शेष सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। वर्तमान जम्मू एवं कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर जो संविधान के अनुच्छेद 370 के स्वायत्त राज्य के रूप में था उसको जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख में कर दिया गया। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है, जहाँ पर देखें 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 विधानसभा की व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है। कुल मिलाकर देखें भारत में वर्तमान 31 सीएम की व्यवस्था है 28 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में सीएम हैं। 33 नंबर देखें, सीएम का मुख्यमंत्री वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी? तो सी है HSBC बैंक। एक्सप्लेनेशन इसका देखें तो प्रबंधन बैंक इसका नाम है, बंधन बैंक। बंधन बैंक भारत की प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में 23 अगस्त 2015 को एक बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बाद परिवर्तित होगी। इस बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला 34 नंबर देख सकते हैं, निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? यानी बैंक और उसके उद्देश्य में संयोजन सही पूछ रहा है कौन सा? ये है RRB कृषि अर्थ प्रबंधन। RRB का काम क्या है? कृषि अर्थ प्रबंधन का कार्य करना है। इसमें देखें सही सुमेल इस प्रकार है, RRB कृषि अर्थ प्रबंधन है, IDBI औद्योगिक विकास बैंक है, नाबार्ड टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि और समन्वित ग्रामीण विकास का संवर्धन करना है, RBI मौद्रिक नीति तैयार करना तो उसका कार्यान्वयन निगरानी करना। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देख सकते हैं, यानी पूछ रहा है किसका क्या काम है, तो इसको आप एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद देखें 35 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935 में, यानी आज़ादी से पूर्व। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मूलतः कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। RBI ने 22 जुलाई 2021 से 21 भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो डी है मास्टर कार्ड पर, यानी 22 जुलाई 2021 को RBI ने मास्टर कार्ड इंक को भारत में नए कार्ड जारी करने से रोक दिया, क्योंकि ये पाया गया कि अमेरिका स्थापित मास्टर कार्ड देश के बाहर स्थित सर्वर पर भारतीय ग्राहकों का डेटा संग्रहित कर रहा था। यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? इसका बी है, नहीं बढ़ जाएगा। यदि RBI नगद कोषानुपात घटा दे तो साख सृजन बढ़ जाएगा। यदि RBI नगद कोषानुपात बढ़ा दे तो साख सृजन घटिए, मतलब इसका CRR से करा, जिसको हमने ऊपर देखा था, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको बैंकों वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास कुछ पूंजी जमा करनी होती है तो उसको घटा दे, यानी कम पूंजी है तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तरलता ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, साख सृजन बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, तो यह है, यानी 38 नंबर देखें, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो डी है RBI। इसमें एक्सप्लेनेशन, 1 रुपये के नोट को छोड़कर शेष सभी नोटों भारतीय रिजर्व बैंक RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये का नोट भारत के वित्त सचिव द्वारा हस्तांतरित होता है। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो सी रहा RBI का, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया था। 40 नंबर, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यही सही इसमें है कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। एक्सप्लेनेशन देखें तो बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्रवाई करती है। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त वो व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवा में कतिपय कर्मियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बैंकिंग लोकपाल अर्ध न्यायिक प्राधिकारी, याद रखें, बैंकिंग लोकपाल अर्ध न्यायिक प्राधिकारी विचार विमर्श के माध्यम से शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इससे दोनों पक्षों बैंक और ग्राहक को बुलाने का अधिकार। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं करता है। 41 एक्सिस बैंक, यानी एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया, जिसे यानी माइक्रो पे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें देख सकते हैं मार्च 2023 में एक्सिस बैंक ने भारत की पहली पॉकेट आकार की स्वाइप मशीन माइक्रो पे लॉन्च किया। माइक्रो पे एक पिन ऑन मोबाइल उपकरण है जो स्मार्टफोन को पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनल पर परिवर्तित करता है। इससे डिजिटल भुगतान सरल हो जाता है, साथ ही पारंपरिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों की तुलना में 30% सस्ता है। इसके बाद अगली टॉपिक वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था होगी, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।